फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था वैशाली की आंखों में उस समय अश्कों का सागर दिख रहा था, कुछ धुएं के कारण तो कुछ जलन की दर्द के कारण, पर उससे भी ज़्यादा दिख रही थी उम्मीद। उम्मीद इस बात की कि देविका को शायद उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देगा, वो उसके जलने पर उसकी फिक्र करेगी और दवाई लाकर लगाएगी। पर देविका के उसे नज़रअंदाज करके जाते ही उसकी सारी उम्मीद आंसुओं के साथ बह गई। अब आगे दिल में जब अथाह दर्द हो और जब तन पर लगे घाव तन से अधिक मन को पीड़ा देते हैं और आप चाहते हुए भी रो नहीं सकते, उससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। बिन आवाज़ खामोशी से बहे आंसू गवाह होते हैं कि आप कितने अकेले हैं। वैशाली ने जैसे तैसे खाना बनाया और तभी सुदेश जी वहाँ आई। वैशाली, खाना बन गया? जी माँ, बन गया, बस रोटी सब खाएंगे तब बना लूँगी, वैशाली ने धीरे से कहा ताकि उसकी आवाज़ से उसके दर्द का पता न चले। परंतु बिना बताए आपका दर्द वही समझ सकता है जिसे आपसे निस्वार्थ प्रेम हो, जिस पर आपकी होठों की हंसी से लेकर आंखों के अश्कों का असर होता हो। पर जो आपकी तकलीफ़ देखकर भी अनदेखा कर दे, उसे कहाँ आपके आंसू और दर्द दिखाई देगा। देविका, जा जाकर अपने पापा व भाई को बुला कर लाओ, सुदेश जी ने देविका से कहा। गौरव, देविका व उसके पापा जैसे ही खाने बैठे, वैशाली की हृदय की गति सामान्य से अधिक बढ़ गई, मानो जैसे आज उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। रोटी बनाते समय उसके हाथ भी काँप रहे थे। फिर वैशाली ने भी तय कर लिया हर परिस्थिति में इस परीक्षा को पास करने का और अपना पूरा ध्यान रोटी बनाने पर केंद्रित कर दिया। और व्यक्ति जब अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तब उसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं रह जाता। और ये तो फिर भी रोटी बनाने का कार्य ही था। सबके खाने के बाद वैशाली बर्तन समेट रही थी। उसका मन इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि किसी ने भी खाने को लेकर अच्छा या बुरा एक शब्द भी नहीं कहा। वैशाली, सबका खाना हो गया हो तो तुम भी काम खत्म कर खाना खा लेना। और हाँ, तुमने सब्जी में तेल अधिक डाल दिया तो किसी में घी अधिक था। आज किसी ने भी सही नहीं खाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर रोज़ ऐसी गलती करो। सारे बर्तन भी कितने खराब हो गए, तो गर्म पानी से ही सबको अच्छे से साफ़ करना। ऐसा नहीं कि बस पानी से निकाल कर रख दो। और ये चौका भी गंदा कर दिया, इसे भी गर्म पानी से अच्छे से साफ़ करना। और आगे से ध्यान रहे, मेरे घर में इतना अधिक घी तेल का खाना नहीं बनता और साफ़ सफाई में कोई भी कमी रहे, ये मुझे नहीं पसंद। इस घर के नियम और तौर तरीके जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुम अब अपने मायके में नहीं ससुराल में हो। और हाँ, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना, मुझे देर तक सोने वाले लोग पसंद नहीं। वैशाली को समझाकर सुदेश जी तो वहाँ से चली गई, पर वैशाली कुछ भी नहीं बोल पाई सिवाय जी माँ के, क्योंकि उसके कानों में तो बस सुदेश जी के यही स्वर गूंज रहे थे, मेरे घर में, तो क्या ये उसका घर नहीं है। माँ ने भी मायके में उसे मेहमान बना दिया और यहाँ आज पहली बार खाना बनाने पर उसे उसकी सासू माँ ने उनके घर के नियम बता दिए। वैशाली का अंतर्मन बार बार ही ये प्रश्न कर रहा था कि कहाँ है उसका घर, ना ससुराल में ना मायके में, तो क्या बेटी और बहू का कोई घर नहीं होता। वैशाली के मन में असुरक्षा के भाव आ रहे थे। और फिर बिना बताए उसे कैसे पता चलता कि उसने खाना बनाने में क्या गलती की है। वैशाली ने पानी गर्म किया और बर्तन साफ करने लगी। एक तो जलने से पहले ही दर्द हो रहा था, ऊपर से उस पर लगता गर्म पानी। जैसे जैसे गर्म पानी उसके जलने वाले घाव पर लग रहा था, जलन और दर्द भी बढ़ रहा था। फिर भी अपने दर्द को नज़रअंदाज कर उसने रसोई का सारा काम खत्म किया। जब वैशाली कमरे में आई, तब गौरव फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वैशाली का मन हुआ कि गौरव उसे एक बार गले से लगा ले, ताकि उसके तन का घाव नहीं सही, मन का घाव तो ठीक हो जाए। जब भी हम तन्हा महसूस करते हैं, तब दिल हर पल यही ख्वाहिश करता है कि कोई हमें प्यार से गले लगाकर बताए हम तन्हा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है। वैशाली, वहाँ क्यों खड़ी हो, गौरव ने वैशाली को देखते ही कहा, क्योंकि वो गौरव को देखकर अपने ख्यालों में इस कदर खो गई कि पलंग पर बैठना भी भूल गई। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो?
क्योंकि जब तुम आई तब मैं यहाँ नहीं था और अभी तक ठीक से हमारी बात नहीं हुई। देखो, अगर काम जरूरी नहीं होता ना, आज मैं पक्का नहीं जाता। अब मान जाओ या कान पकड़कर माफ़ी मांगनी होगी। बोलकर जैसे ही गौरव ने उसका हाथ पकड़ा, वैशाली के मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ? गौरव ने वहां देखा तो जलने का घाव था जिस पर फफोले हो गए थे। वैशाली, ये कैसे हुआ? पहले तुम यहाँ बैठो। उसने वैशाली को पलंग पर बिठाया और वो दराज से दवाई लेने गया। तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती अपना? इतना कैसे जला? और जला भी तो दवाई लगानी चाहिए। गौरव वैशाली के घाव पर मरहम लगाते हुए उसे ये सब बोल रहा था और वैशाली तो बस उसे देखे जा रही थी। उसका दर्द जलन सब जैसे गायब ही हो गया था। अब जो घाव अत्यधिक जल रहा था उसे गौरव की प्रेम वर्षा ने शीतल कर दिया था। उस महरम का असर भी इस प्रेम के समक्ष मानो बेअसर हो गया था। सच ही तो है, प्रेम से बढ़कर कोई औषधि नहीं होती। प्रेम रूपी औषधि तन और मन दोनों के घाव भर सकती है। गौरव ने जब दवाई लगा ली और उसने देखा वैशाली बोलने के स्थान पर केवल उसे देखे जा रही है, तो उसने फिर से पूछा, वैशाली बताओ तो तुम इतना कैसे जल गई? बस खाना बनाते समय ध्यान नहीं रहा। आप चिंता ना करें, ऐसा भी कुछ विशेष घाव नहीं है। वैशाली से कहा, चिंता कैसे ना करूं? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी भी। अब से गैस पर ही खाना बनाना और चूल्हे पर तब ही बनाना जब अच्छे से सीख जाओ। अपना ख्याल रखना, गौरव ने प्यार से गले लगाते हुए कहा। वैशाली गौरव की बाहों में एक छोटे बच्चे की तरह सो गई। कुछ समय पहले उसके मन में असुरक्षा व अकेलेपन के जो भाव थे वो अब खत्म हो गए थे और उसका स्थान प्रेम ने ले लिया था। वैशाली आज तो बेफिक्र सो गई, पर आने वाले कल के साथ एक नया दिन और नई चुनौती लाने वाला है। सुबह के समय वैशाली अचानक से झटके से उठ जाती है। वो फ़ोन में समय देखती है। देखकर राहत की सांस लेती है कि वो सूर्योदय के पहले समय से उठ जाती है। तभी उसे हल्का पेट दर्द व कमर दर्द का एहसास होता है और वह जल्दी से स्नान करने चली जाती है। हमारे जीवन से जुड़ी हर समस्या का हल हमारे अंतर मन में छिपा होता है। वैशाली को अपनी दादाजी की बात याद आ गई, क्योंकि आज उसे भी उसके अंतर मन की आवाज़ ने ही जगाया था। वैशाली जब तैयार हो बाहर आई तो सुदेश जी उसे घर के पीछे आंगन में ले आई। वहाँ का दृश्य था जो वैशाली के जीवन के लिए बिल्कुल नवीन व सुखद था, जिसे उसने या तो कहानी किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। आंगन में वह अमरूद के पेड़ पर चिड़िया यहाँ से वहाँ उछल रही थी। दीवार पर मोर बैठा था। कहीं से मंदिर की आरती व शंखनाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। गायें भी उस ध्वनि को सुनकर प्रसन्नता से सिर हिला रही थी, जिससे उनके गले में मधी घंटी की मधुर ध्वनि भी उस आरती की ध्वनि में मिल रही थी। मानो वो गायें भी उस आरती में सम्मिलित हो रही हों। सूर्यदेव अपनी नारंगी आभा लिए रथ पर सवार आकाश में मध्यम चाल से चल रहे थे। उनकी नारंगी आभा सभी को नई सुबह की आगमन की सूचना दे रही थी। वैशाली, लो ये दूध का बर्तन, सबसे पहले इसमें से ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, उसके बाद ही ये घर के कामों में इस्तेमाल होगा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? या अब भोग भी बनाना नहीं आता? जी माँ, वो मैं कैसे, मेरा मतलब आता तो है, पर मैं अभी नहीं कर सकती। वैशाली संकोच के कारण रुक रुक कर बोल रही थी। वो मैं कुछ दिनों तक नहीं कर सकती। हे भगवान, पहले तुम रसोई से बाहर जाओ। सुदेश जी ने तुरंत उसे बाहर जाने को कह दिया। अरे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा महीना चल रहा है तो क्या आवश्यकता थी रसोई में आने की? पर माँ, मैं स्नान करने के बाद ही यहाँ आई थी, वैशाली ने धीरे से जवाब देते हुए कहा। तो क्या कल तो तुम मंदिर भी चली जाओगी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, इस स्थिति में स्त्री अछूत के समान होती है। अब तुम जाओ और देविका को बुलाओ। वो तुम्हारे लिए खाने के अलग बर्तन, पानी और रात को सोने के लिए चटाई चद्दर निकाल देगी। और तुम तब तक किसी भी खाने के सामान को छूना मत, ना ही रसोई में पाँव रखना। अब जाओ यहाँ से। सुदेश जी ने वैशाली को रसोई से बाहर निकाल दिया।
ये कैसी विडंबना है। नारी के जीवन की रजस्वला, जिसके बिना नव जीवन का सृजन संभव ही नहीं। उसी स्थिति में आते ही नारी को अछूत मानकर उसी के समान व्यवहार किया जाता है। नारी के लिए स्थिति बड़ी ही दुखदायी है। अगर वो रजस्वला नहीं हो तो बांझ का कलंक जीवन पर्यंत उनके सर पर रहता है। उसे ताने सुनते हुए तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता है। और अगर ये दिन उसके जीवन में आते भी हैं तो हर महीने उसे यूं ही अछूत मानकर पृथक कर दिया जाता है। इन सब में एक नारी के दुख का अधिक कारण दूसरी नारी ही होती है। वैशाली दुखी मन से देविका को बुलाती है। उसे आज तक कभी भी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसे ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जहाँ पर वो पली बड़ी वहाँ सब जानते हैं कि ये किसी भी नारी के मातृत्व को पूर्ण करने की अभिन्न प्रक्रिया है। उसकी दादी तो हमेशा ही ऐसी स्थिति में सबको अच्छा खाने व आवश्यक आराम करने की सलाह देती हैं, परंतु यहाँ तो सब विपरीत दिख रहा है। वैशाली देविका को बुलाकर आई। माँ वो आ रही है। ठीक है, उसे क्या करना है मैं बता दूंगी। अब तुम पहले पीछे का आंगन साफ कर दो, सुदेश जी ने कहा। जी माँ, वैशाली ने बोल तो दिया, परंतु उसका मन था कि सुदेश जी उसे चाय के लिए कहे। बिना सुबह की चाय नाश्ते के इस तरह भूखे पेट उसने कभी काम नहीं किया था। फिर वो चली गई। काम खत्म होते होते खाने का वक्त हो गया और वैशाली की भूख से हालत खराब। भाभी चलिए खाना खा लीजिए, देविका बोलकर जाने लगी। तभी वैशाली ने उसे रोक लिया। देविका सुनो, क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता? क्या गलत भाभी? देविका ने थोड़ा नाराजगी से कहा। शायद उसे वैशाली का रोकना पसंद नहीं आया। देखो देविका, तुम पढ़ी लिखी हो, माहवारी की अहमियत उसका कारण सब जानती हो। इसमें इस तरह से अलग खाना पानी ये सब आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वच्छता और सही खान पान आवश्यक है। मुझे यकीन है अगर तुम माँ को ये सब बताओगी तो वो समझेंगी, और तुम चाहो तो मैं भी हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। वैशाली ने बड़ी उम्मीद से देविका से बात की, मगर देविका के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देखो भाभी, देविका ने गुस्से से कहा, आपके यहाँ चाहे जो भी होता हो, पर हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। आपको आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आप अभी से मुझे मेरी माँ के खिलाफ करना भी शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ के इस और हर नियम से पूर्णतया सहमत हूँ। मैं तो यहाँ आपके खाने के लिए बोलने आई, मगर अब आप खाना खाओ या नहीं आपकी इच्छा। देविका, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। देविका। वैशाली ने देविका को समझाने की कोशिश की, पर वो बिना सुने गुस्से में वहाँ से चली गई। बिना मन के भी वैशाली खाना खाने आई। मन चाहे कितना भी दुखी हो, काम करने के लिए शरीर को खाने की आवश्यकता तो होती ही है। सुदेश जी ने थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी डालकर उसे देकर रसोई का द्वार बंद कर वहाँ से चली गई। वैशाली को भूख तो बहुत लगी थी, परंतु वो कहती भी किसे। सुदेश जी तो वहाँ से चली गई और देविका उसे बहुत नाराज थी। घर पर उस समय और कोई नहीं था, इसलिए जो थाली में वही खा लिया। वहीं समीप ही एक छोटे से मटके में पानी रखा हुआ था, जिस पर एक गिलास रखा हुआ था। वैशाली ने पानी पीकर गिलास रख दिया। थकान होने के कारण कमरे में कुछ समय आराम करने की सोच कमरे की ओर जाने लगी। वैशाली, सुदेश जी की आवाज़ सुनकर कमरे में जाती वैशाली के पांव वहीं रुक गए। जी माँ। वैशाली आवाज़ सुनकर जैसे ही वहाँ गई। वैशाली, ये सारी चद्दर और दरी शादी में काम आने के कारण गंदी हो गई। ये सब मशीन में नहीं धुल सकते, तो तुम पीछे के आंगन में जो नल है वहाँ जाकर धो लेना। ये कुछ ऊनी कपड़े हैं, इन्हें भी धो लेना। आज भी वैसे भी आज पूरा दिन तुम्हें रसोई का या और कोई काम तो नहीं होगा, तो क्यों ना सारा दिन आराम करने की जगह थोड़ा काम ही कर लो। वैशाली बिना कुछ कहे कपड़े लेकर चली जाती है, परंतु वो मन ही मन गौरव से बात करने का निर्णय भी कर लेती है। मैं गौरव को बता दूंगी, मुझे काम से कोई समस्या नहीं। मैं तो बस रसोई में जाने व पानी और सब अलग रखने के नियम को गलत मानती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरव मेरी बात को अवश्य समझेंगे
और इन दकियानुसी नियम खत्म करने में मेरा सहयोग भी करेंगे। कल रात के गौरव के व्यवहार को देखकर वैशाली को इतना विश्वास तो हो गया था कि वो गौरव से अपने मन की बात बिना किसी झिझक के कर सकती थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।